नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रोमो वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए फिजिक्स की क्लासेस अपने YouTube चैनल पे लेके आ रहा हूँ, तो आज अपन अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, या फिर मैं बोलूं आपको चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर या फिर रुका हुआ। सीधे तौर पर मैं आपसे बोलूं कि अपन इसकी परिभाषा कैसे बनाएं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें अपन स्थिर आवेश के कारण, जो आवेश स्थिर है उसके कारण उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करेंगे, वो अपना कहलाएगी स्थिर वैद्युतिकी। इससे आपको एक चीज तो रियलाइज हुई होगी कि भाई जब आवेश स्थिर है तब घटना हो रही है अपनी स्थिर वैद्युतिकी। तो भाई जब आवेश स्थिर नहीं है तब जो घटना होगी उसको क्या बोलेंगे अपन। मान लीजिए कि आवेश नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो है गतिशील है, तब घटना कौन सी होगी। जब स्थिर था तब तो थी अपनी स्थिर वैद्युतिकी। अभी जब ये आवेश गतिशील है, एक नियत वेग से गतिशील है, तब जो घटना होगी उसको बोलेंगे अपन विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय घटना। जैसे स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण होता है, वैसे ही एक गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण होता है। तीसरा केस मैं आपके सामने रखूं कि एक जब हो गया आवेश स्थिर है, एक हो गया आवेश नियत वेग से गतिशील है। तीसरी चीज मैं आपसे बोलूं कि आवेश अपना त्वरित है। जब आवेश त्वरित होगा तब कौन सी घटना होगी। जब आवेश अपना त्वरित है तब कौन सी घटना होगी। आवेश का त्वरित होना क्या होता है समझिए। आवेश कांस्टेंट है, यानी कि आवेश एक जगह पड़ा है अपना। आवेश गतिशील है, आवेश का मान हर एक बिंदु पे सेम आ रहा है, तो वो नियत वेग से गतिशील है। तीसरा केस जो त्वरित वाला है, उसमें मैं बताऊं कि आवेश त्वरित है, तो त्वरित का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है और ये मैंने इसको यहाँ से फेंका। फेंकने के बाद मैं देखता हूँ कि मैंने स्टार्ट से लेकर शुरू करता हूँ कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे इसका गति बिल्कुल शून्य था, ये बिल्कुल स्थिर था, एकदम बैठा हुआ था। उसके बाद मैं अगले बिंदु की बात करूं तो अगले बिंदु पे इसका मान, वेग का मान कुछ अलग था। तीसरे बिंदु पे वेग का मान कुछ और था और अंतिम बिंदु पे कुछ और था। एक नियमित टाइम के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद वेग का मान बदलता जा रहा है, तो ये आवेश अपना त्वरित हो गया। त्वरित आवेश के कारण जो घटना होती है उसे अपन बोलेंगे EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिवेज, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भाई आवेश क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं अपन आवेश क्या होता है, आवेश की परिभाषा क्या होती है, आवेश के अपने मायने क्या होते हैं। आवेश की परिभाषा मैं अपने शब्दों में बोलूं तो चीजों को या अपने से हल्की चीजों को अपनी ओर जो आकर्षित करने का गुण है वो एक आवेश है। आवेश एक गुण है, चार्ज एक। हाँ, तो आवेश क्या है। आवेश पदार्थों का वह गुण है
जिसके कारण वो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उनकी उत्पत्ति का कारण होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या फिर आवेश का स्रोत क्या है। देखिए, आवेश कहाँ से आता है? तो अपना आवेश आता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। आवेश के स्रोत क्या हैं? आवेश के स्रोत परमाणु में उपस्थित, पदार्थ के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन की बात करूं या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इन पे आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आवेश का मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? Q = I × T। अब जैसे आपको पता है कि धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो अपने आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या हुआ? एम्पियर सेकेंड। अब मैं बात करूं आवेश के मात्रक की, ये होगी अपनी एसआई पद्धति। और एमकेएस पद्धति की मैं बात करूं तो एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक है कूलम। आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो फैराडे होता है, फैराडे में 96,500 कूलम आवेश होता है। एक फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है और एक फैराडे में 96,500 कूलम आवेश होता है। चलिए आगे चलते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है। एक मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश, दूसरा अपना ऋणात्मक आवेश। आवेशों का धनात्मक होना या ऋणात्मक होना ये क्या है, ये समझिए मेरे पास ये किसी परमाणु का नाभिक है, ये धातु का नाभिक है। इसमें n प्रोटॉन है और n ही इलेक्ट्रॉन है। परमाणु का नाभिक है, इसमें n प्रोटॉन है और n ही इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये क्या है? ये इस टाइम पे विद्युतीय उदासीन है या विद्युत उदासीन, क्योंकि इस नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। अब देखो, अब मुझे इसमें क्या करना है कि ये नाभिक ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो। ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये नाभिक धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं प्रोटॉन की संख्या को कम या ज़्यादा कर दूं, तो ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। हम प्रोटॉन की संख्या को कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, अपन करेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या को। मानिए मैंने इसको x इलेक्ट्रॉन दिए, मैंने बाहर से इसको, इस नाभिक को x इलेक्ट्रॉन दिए, तब इस नाभिक की स्थिति क्या हुई? तब इसकी स्थिति ऐसी हुई कि इसके पास प्रोटॉन तो n ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए n + x इलेक्ट्रॉन। मैंने इसको x इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब जो नाभिक की स्थिति है वो अपने पास कैसी है? प्रोटॉन तो इसके पास n है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास n + x हो गए। अभी ये क्या कहलाएगा? अपना
अभी ये हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये कहलाएगा अपना ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज। देखिए दूसरा केस मैं आपको बताऊं कि इसमें n प्रोटॉन थे और n इलेक्ट्रॉन थे। इसमें मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तब इसकी नाभिक की स्थिति क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन मैं कम कर दूंगा तो प्रोटॉन अपने आप ज्यादा हो गया भैया। मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया या निकाल दिया। उस केस में इसमें प्रोटॉन तो 5 के 5 ही हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। इस केस में ये क्या हो गया? इस केस में ये नाभिक जो है अपना धनात्मक नाभिक हो गया या धनात्मक आवेश इसको मैं बोल सकता हूँ। इसी उदासीन नाभिक को मैं ऋणात्मक या धनात्मक, नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे कर सकता हूँ वो अपन ने सीख लिया। अब अपन आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म अंगुलियों पे याद रखेंगे इस चीज को अपन। पहला, आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? आवेश जो है अदिश राशि है। दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं आपसे, आवेश योज्यता के नियम का फॉलो करता है, योज्यता के नियम को फॉलो करता है। विद्युत आवेशों की योज्यता। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई आवेश जो है अदिश राशि है। दूसरा मैं देखूं विद्युत आवेशों की योज्यता, ये क्या है तो समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई निकाय है, कोई बॉडी है, कैसा भी शेप हो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास निकाय है, बॉडी है, इसमें मेरे पास कुछ आवेश हैं। मान लीजिए मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4, Q आवेश। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें कुल आवेश कितना है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आवेश जो है विद्युत आवेशों की योज्यता के नियम का पालन करता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि इस निकाय के अंदर जितने भी आवेश हैं उनको अपन जोड़ देंगे तो ये इस निकाय का कुल आवेश हो जाएगा। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। पहला गुणधर्म हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा गुणधर्म विद्युत आवेशों की निश्चलता। विद्युत आवेशों की निश्चलता। तो ये शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, निश्चलता क्या होगा? इसका बोलूँ मैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट क्या होता है? विद्युत आवेशों की निश्चलता। आवेश जो है बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसा नहीं होगा कि जब आवेश स्थिर होगा, विरामावस्था में होगा, तब आवेश का मान कुछ और होगा, या फिर आवेश जब गतिशील होगा तब उसका मान कुछ और होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो, वो एक निश्चल राशि है। इसीलिए बोला है कि विद्युत आवेश निश्चलता के नियम का फॉलो करता है। मान लीजिए कि ये आवेश विरामावस्था में है और ये आवेश गतिशील अवस्था में है, तब इस आवेश के मान बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। जो आवेश गतिशील अवस्था में है और जो स्थिर अवस्था में है उन दोनों के मान बराबर रहेंगे। होता ये है कि भाई ये इनके प्रभाव अलग होते हैं। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन उनके मान तो बराबर रहेंगे ना भैया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, विद्युत आवेशों का संरक्षण।
आवेश क्या है? आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश को आप न तो उत्पन्न करेंगे, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए, आवेश की जैसे दिमाग में आता है, दिमाग में क्या आता है अपने? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। भैया इनका भी कुछ ना कुछ तो आवेश होता ही है, सॉरी आवेश है तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता ही है। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ये अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। तो आवेश का अस्तित्व बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। यह आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। मैंने आपको इससे पहले बताया कि आवेश को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आप आवेश को स्थानांतरित तो कर सकते हैं, लेकिन आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण वो है जिसमें आप एक न्यूनतम वैल्यू होती है, एक न्यूनतम मान होता है जिसको आप ट्रांसफर कर पाएंगे, वो आवेश का क्वांटा होता है। आवेश का क्वांटा कितना होता है? आवेश का क्वांटा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इसे आप बोल सकते हैं आवेश का क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। आवेश के क्वांटा या क्वांटीकरण को आप इस प्रकार से समझिए, जैसे आपके पास 5-5 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5-5 रुपए के 20 सिक्के हैं। मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को 15 रुपए दीजिए, या मेरे को 25 रुपए दीजिए, या 30 रुपए दीजिए, तो आप मुझे वो आसानी से दे पाएंगे। आपको केवल सिक्के गिनने पड़ेंगे। भाई आपको 15 रुपए देने हैं तो आप मुझे 3 सिक्के उठा के उनमें से दे देंगे। तो वो तो 5 रुपए क्या हो गया? 5 रुपए वो सिक्के वाली प्रॉपर्टी का क्वांटा हो गया। वैसे ही मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 17 रुपए दीजिए, 21 रुपए दीजिए, 37 रुपए दीजिए, 38.5 रुपए दीजिए, ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपका क्वांटा जो है फिक्स तरीके से बांटा हुआ है। इसके लिए अपन अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बोलूं, अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। क्या जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, क्या आप मुझे 17 रुपए दे सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? या तो मैं आपको 15 रुपए दे सकता हूँ, या मैं आपको 20 रुपए दे सकता हूँ। आप मुझे हमेशा 5 के मल्टीपल में ही दे सकेंगे। उसी तरह आप आवेश का एक क्वांटा जो फिक्स किया है, कितना क्वांटा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसके मल्टीपल में ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, लेकिन उसके पूर्णांक के बराबर ही आप उसको ट्रांसफर करेंगे, पॉइंट वैल्यू में वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं आपको बोलूं, क्या आवेश का ये मान संभव है? क्या आवेश का ये मान संभव है? कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है? तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप देखेंगे, उसमें आपने क्या किया था? उसमें आपने किया था कि जब मैंने आपसे 15 रुपए मांगे तो आपने 5 का भाग दिया होगा, तब देखा होगा मैंने आपको 3 सिक्के देने लगे। फिर मैंने आपसे बोला कि मुझे आप 25 रुपए दो,
तब भी आपने 5 का भाग दिया होगा, तब आपने बोला होगा कि आप 5 सिक्के देने। लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 80 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज चाहिए, तो आप मुझे दे पाएंगे? उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्वांटा का भाग देंगे। क्वांटा क्या चीज़ है यहाँ पे, 80 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट करूँगा 10⁻, ये -19 बच जाएगा। एक पावर कम हो गई, एक पावर पॉजिटिव इसमें मैं ऐड करूँगा तो कम हो, कितना हो जाएगा वो 10⁻−19। 10⁻−19 से 10⁻−19 कट हो जाएगा, लास्ट में बचेगा अपने पास 80/60। 60 का डिवाइड करो 80 में, 5 बार जा रही है, 5 बार मल्टीपल एकदम पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब आवेश का ये मान संभव है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप खुद बैठ के करेंगे। क्या आवेश का ये मान संभव है? इसे आप अपने नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की बेसिकली अपने चैप्टर में 3 विधियां हैं। पहली है घर्षण विधि, दूसरी है चालन विधि, और तीसरी है प्रेरण विधि। समझते हैं अलग अलग तरीके से। घर्षण विधि की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या होता है, जैसे मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का कार्यफलन कम है और दूसरी का कार्यफलन अधिक है। ये कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन, कार्यफलन किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो कम से कम जो न्यूनतम ऊर्जा अपने को चाहिए, उसे अपन उस धातु का क्या बोलेंगे, कार्यफलन बोलेंगे। सबसे कम कार्यफलन किस धातु का होता है, सबसे कम होता है सीजियम का, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज़्यादा होता है प्लेटिनम का, 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए क्या बताया मैंने आपको, जब एक कम कार्यफलन वाली वस्तु और एक अधिक कार्यफलन की वस्तु को मैं घर्षण करवाऊंगा, तब जब आवेश अपना कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु पे चला जाएगा, इससे क्या होगा, जो ये कम कार्यफलन की वस्तु थी ये हो जाएगी अपनी धनावेशित, और जो अधिक कार्यफलन वस्तु थी वो हो जाएगी ऋणावेशित। अब अपन पढ़ते हैं दूसरी विधि। चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है, मेरे पास ये एक उदासीन गोला है, उदासीन निकाय है, ये उदासीन है, इसका आवेश क्या है, 0 है। तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, उदासीन है, विद्युतीय उदासीन है। अब मेरे पास एक क्षण है, मेरे पास एक क्षण है जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव चार्ज की क्षण है, रोड है। अब देखिए इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में ये अपना इसके 0 चार्ज इसके ऊपर, ये कांस्टेंट है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब चालन विधि में मुझे मान लो किसी वस्तु को आवेशित करना है, तब मैं क्या करूँगा, चालन विधि में किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए जिस वस्तु से अपने को आवेशित करना है उसको अपन उसके पास लेंगे। मैं इस छड़ को यहाँ से उठा के ये लो इसके पास लेके आता हूँ, इसके पास जैसे मैं लेके आता हूँ तब केस क्या बनता है, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो छड़ के पास लाने से इस निकाय का, इस वस्तु का जो नेगेटिव चार्ज है पूरा इस छड़ की तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज
अदर साइड चला जाएगा। विभव प्रवणता के कारण ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक इस निकाय का आवेश संतुलित नहीं हो जाता, दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। ये होगा अपना विभव प्रवणता से, विभव प्रवणता से। उसके बाद मैं छड़ को हटा दूंगा। छड़ को हटाने के बाद ये चार्ज इसमें पूरा इसमें फैल जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज का हो गया। तीसरी जो अपनी प्रेरण विधि है इसमें देखते हैं। प्रेरण विधि में भी थोड़ा ऐसा ही है। प्रेरण में मान लो आप किसी को आवेशित करना है, किसी उदासीन गोले को आपको आवेशित करना है, तो क्या करें? मान लीजिए इस कंडीशन में इसका आवेश जो है 0 है, इस कंडीशन में इसका आवेश 0 है। अब क्या करते हैं, आप एक दूसरा गोला इसके पास लेके आते हैं, ये उदासीन है और ये भी उदासीन है। जैसे आप इनको पास लेके आते हैं, इनको और पास लेके आते हैं, स्थिति क्या होगी आपके सामने? मान लीजिए इसमें यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पूरी तरफ फैला हुआ था, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा। और इसका नेगेटिव साइड है तो इसका पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अब इनको अपन, ये तो हो गया कांस्टेंट, और इस धनावेश को मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा पृथ्वी से, पृथ्वी के अंदर ले जाऊंगा, इसको कर दूंगा भूसंपर्कित। इसको मैंने कर दिया भूसंपर्कित, तो ये पूरा का पूरा धनावेश चला गया अपने अर्थ के अंदर, और ये क्या बन गया? अब इन गोलों को आप अलग अलग करेंगे तो आपके सामने स्थिति क्या होगी? इसमें नेगेटिव चार्ज होगा और इसमें भी नेगेटिव चार्ज होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन एक दो न्यूमेरिकल सोल्व कर ले। तो इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब अपना जो पहला पॉइंट है, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, दूसरा क्वेश्चन है आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो ऑब्वियसली प्रकृति कैसी होगी उसकी? ऋणात्मक होगी। भाई वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो क्या होगी? उस प्रकृति ऋणात्मक होगी। अब मैं बात करूं पहला जो अपना पॉइंट उसके सॉल्यूशन की, तो द्रव्यमान कितना बढ़ा? भाई द्रव्यमान जो है इसका बढ़ा 9.1 नैनोग्राम। इसको मैं चेंज करूंगा ग्राम में, किलोग्राम में चेंज कर लूंगा इसको। 9.1 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम। जो कितना द्रव्यमान इसने बढ़ा दिया, इसने इतना द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻12 किलोग्राम द्रव्यमान जो है ट्रांसफर किया है, इतना आवेश दिया है वस्तु को। और वैसे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। देखिए कितना द्रव्यमान बढ़ गया। मान लीजिए आपके पास कुल द्रव्यमान ये है जो बड़ा है, कुल द्रव्यमान बड़ा है जो ये है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, तो आप निकाल सकते हैं ना कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल्टा m इक्वल्स टू n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ले लेंगे डेल्टा m अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भार बढ़ा है वो कितना है? 9.1 गुणा 10⁻⁻12 किलोग्राम, और जो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ध्यान से देखिए 9.1 से 9.1 तो कट हो जाएगा। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 10⁻⁻12 इंटू 10⁻+31। देखिए ये क्या हुई? 31 में से 12 कम कीजिए, 31 में 12 कम कीजिए, कितना हो गया? 10⁻+19 किलोग्राम, सॉरी 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन।
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो मैं बोलूँगा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन इसने वस्तु को दिए, जिससे उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हुई। अब मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 2, आवेश का मान। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, 1.6 - 19। तो आप करेंगे क्या, आप जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने आगे जो ट्रांसफर हुए, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, क्या करेंगे, 10 की घात 19 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इससे 1.6 कूलम आवेश का मान आ गया। प्रकृति आपको बताई थी मैंने, प्रकृति कैसी होगी, जब इलेक्ट्रॉन वस्तु को दे रहे हैं क्या होगी, प्रकृति वस्तु की हो जाएगी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। समझिए 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है, 1 सेकंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया अपना 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना स्थानांतरित हो रहा है। मैं बात करूँ अब 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश की, 1 सेकंड में स्थानांतरित चार्ज की, तो वो कितना होगा, 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पे है 10⁻9। बताइए तो 1 सेकंड में कितना आवेश हो गया अपने पास, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम आवेश अपने पास 1 सेकंड में ट्रांसफर। 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में 1 सेकंड लग रहा है। 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय कितना है, 1 सेकेंड। इतना कूलम आवेश 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। मुझे निकालना है कि 1 कूलम आवेश ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका डिवाइड कर दूंगा उसमें, 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय। बताइए कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻10। 1 कूलम आवेश में इतना टाइम लग जाएगा। अब इसे अपन कट कर लेंगे, देखो 10⁻10 ऊपर चला जाएगा, 1.6 से यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये लीजिए 10 आ गया, नीचे कितना बचा 16। देखिए देख लीजिए, मैं कर देता हूँ 10⁻9 और यहाँ पे मैं एक जीरो बढ़ा देता हूँ, कितना हुआ 16। 16 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ या 100 को 16 से डिवाइड करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ओके, जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो आराम से
पॉज कीजिए और रिवाइज करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। एक कप जल की मैं बात करूं तो एक कप जल मैंने ले लिया 250 ग्राम। एक कप जल में कितना धन तथा ऋण आवेश उपस्थित होता है? कितना धन तथा ऋण आवेश उपस्थित होता है? देखिए अपने पास जल का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम। मास की बात को कितना है, 250 ग्राम। और जल का जो अणुभार है वो कितना होता है? जल का अणुभार, जल का अणु को पता ही होगा, केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा आपने, 18 होता है। ठीक है, अब मैं बोलूं जो 250 ग्राम मेरे पास वाटर है, जल है, उसमें कितने अणु हैं, तो वो कैसे निकालेंगे अपन? 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कहां से निकालेंगे अपन? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट, उस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, देखिए नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा अपने पास, n इक्वल्स टू m अपॉन m इंटू अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे पास? ये तो है द्रव्यमान 250 ग्राम, और ये m क्या हो गया, अणुभार 18, और अवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.023 10 टू द पावर 23। इतने अणु मेरे पास 250 ग्राम जल में उपस्थित हैं। आगे चलते हैं, अब मैं जल के एक अणु का विखंडन करता हूं। जल का जो अणु है मैं बोलूं H2O, इसमें कितने परमाणु हैं? इसमें देखिए जल के इसमें दो तो हाइड्रोजन है, इसमें दो तो हाइड्रोजन है और एक जो है अणु ऑक्सीजन का है। दो अणु हाइड्रोजन के हैं और एक अणु ऑक्सीजन का है। अब देखिए इसमें कितने होंगे, इसमें दो, आपको पता है कि एक हाइड्रोजन में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक प्रोटॉन होता है, और वैसे ही ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन के अंदर होता है, हाइड्रोजन में तो हो गया अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, तो दो हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन या फिर इसमें दो ही प्रोटॉन। और बात करूं मैं ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के परमाणु की, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अपने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 ही प्रोटॉन। तो बताइए कुल परमाणु कितने हुए, हाइड्रोजन के सॉरी जल के एक अणु में कुल परमाणु कितने हुए, 10। कितने हुए, दो तो हो गए हाइड्रोजन के और एक हो गया 8 हो गए ऑक्सीजन के। कितने परमाणु हुए अपने पास, 10 हो गए, 10 परमाणु हो गए। या मैं बोलूं मेरे पास इतने अणु हैं और एक अणु के अंदर इतने परमाणु हैं। परमाणु का मतलब मैं बोल दिया, परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं जितने ही प्रोटॉन हैं, संख्या बराबर होगी। तो मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ, क्या पूछा अपने को, या तो धनावेश निकालो या ऋणावेश, इनमें से अपन एक कोई भी निकाल लेंगे। मैं बोलूं 250 ग्राम जल में अणुओं या 250 ग्राम जल में ऋणावेश या धनावेश कितना है, ऋणावेश या धनावेश की मात्रा कितनी है। तो अणु तो कितने हैं मेरे पास, अणु तो मेरे पास है यहाँ पे फोन लगा दूंगा मैं, Q इक्वल्स टू कितना आवेश हो गया मेरे पास, Q इक्वल्स टू n इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, यही तो है आवेश आ जाएगा मेरे पास। n का मान कितना आ गया, 250 अपॉन 18 इंटू 6.203 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 में क्यों नहीं है पता है आपको, क्योंकि एक परमाणु में, हाइड्रोजन के एक अणु में या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 प्रोटॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। तो बच्चों इसको आगे सोल्व करेंगे अपन। सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा अपने को,
देखो इसको अप्रोक्सीमेट 6 से आप कट कीजिए 3, पावर अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 1.337 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, जो आपको सजेशन लगे वो आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।